नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स और उसका प्रोटेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको जानना है कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल के कुछ बेसिक्स आपको मालूम होने चाहिए और उसके बाद में इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के एग्जांपल्स, इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स ओरिएंटेड कुछ टाइप्स और उसके बाद में ये इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के रिलेटेड प्रोटेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ये आपके डेली रूटीन में या फिर इंडस्ट्रीज में या वर्क प्लेसेस पे क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी या इलेक्ट्रिकल बेसिक्स जैसे ही आपको याद आता है तो आपको मेनली वायर्स रिकॉल होते हैं, और अगर हायर लेवल पे या नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिजास्टर के बारे में अगर आपको रिकॉल होता है तो वो होते हैं लाइटनिंग। तो आपको जो इंडस्ट्रीज में या रेसिडेंशियल एरिया में या सेमी कमर्शियल एरियाज में जो वायरिंग यूज होती है उसके बारे में आपको सबसे पहले कंट्रोलिंग के बारे में सोचना है, उसके हजार्ड्स के बारे में सोचना है, और उसके बाद में लाइटनिंग के लिए आपको सेकेंडरी टाइम में सोचना है, क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, ये आपको कंट्रोल करना डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी आप लाइटनिंग अरेस्टर जैसे डिवाइस आप यूज कर सकते हैं। तो जिन लोगों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स मालूम नहीं है उनके लिए मैंने ये डेफिनेशन बताई है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आइटम्स। तो जब आइटम्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट होती है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जैसे हम कोई भी फैन या ट्यूबलाइट के लिए बटन ऑन करते हैं या कोई इक्विपमेंट के लिए बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री जो रहेंगे वो फ्लो होंगे और उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। तो जनरली हम उसको करंट फॉर्म में कहते हैं, और अगर उसको फोर्सेस फॉर्म में बताना है तो उसमें हम वोल्टेज ऐड करते हैं। तो करंट क्या है पहले, तो ये है इलेक्ट्रिकल चार्ज, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज है करंट। जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसमें अगर हमको मेजर करना है तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना है तो वो होता है वोल्टेज, यानी कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट कहेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स का मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज होगा, और ये जो इलेक्ट्रिकल चार्ज का मूवमेंट होता है यानी कि करंट का जो फ्लो होता है उसको जो अपोजिशन फोर्स रहता है उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। तो मेनली अगर जो लोगों ने बेसिक्स पढ़ा होगा उनको ओहम्स लॉ और उसका इक्वेशन याद होगा। जैसे नॉर्मली अगर हमने जो इनिशियल लेवल पे पढ़ा था तो वो ओहम्स लॉ था, जिसको हम कहेंगे V इज इक्वल टू आई आर। तो ये V यानी वोल्टेज, I यानी करंट और कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस। तो हमने ये पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, या फिर आप I इक्वल टू V बाय R कोई भी फॉर्म में बता सकते हैं। तो I मीन्स करंट, V इज वोल्टेज एंड R इज रेजिस्टेंस। तो यहां से भी आपको पता चलता है कि जो करंट है यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज की मूवमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस की, यानी कि जैसे रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो रिड्यूस होगा, और वाइस वर्सा, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे कम है तो करंट फ्लो बढ़ेगा। अगर यहाँ पे आप वोल्टेज और करंट के बारे में देखेंगे तो जैसे ही करंट बढ़ेगा उस प्रोपोर्शन में वोल्टेज बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो स्पेसिफिक या स्पेशल केसेस अगर छोड़े तो ये जनरलाइज लॉ है, और उसके बेसिस पे ही इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फिर उसके प्रोटेक्शन मेथड भी यही लॉ के बेसिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं। इसमें और कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है, जैसे कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और ग्राउंडिंग। तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल बारे में कुछ डिस्कशन होता है तो सबसे पहले वर्डिंग आता है कंडक्टर्स। तो यहाँ पे जो वर्डिंग है कंडक्टर, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, क्योंकि हीट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर ऑपरेशंस के लिए भी कंडक्टर्स होते हैं, तो वहां पे थर्मल कंडक्टिविटी और हीट कैपेसिटी कंडक्टर्स रहता है, लेकिन यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज यानी कि करंट फ्लो होने की जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना अच्छा वो कंडक्टर रहेगा।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए ये कंडक्टर जो है ये ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे मेटल्स है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो सकती है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट ज्यादा होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू आई आर, और हमने पढ़ा था I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे हैव लिटिल रेजिस्टेंस बोला, यानी कि रेजिस्टेंस कम है तो ऑब्वियसली करंट ज्यादा फ्लो होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली वो सब्सटेंस थ्रू पास होगी, वो मेटल्स थ्रू पास होगी, वो सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे कंडक्टर्स। अभी जो सब्सटेंसेस जहां पे आपको करंट कम चाहिए या फिर एज ए इंसुलेटर काम करना चाहिए, तो ये सब्सटेंसेस है ड्राईवुड, रबर, ग्लास, बैकेलाइट एक्सेट्रा। तो ये ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स है जहां पे आपको करंट कम चाहिए और जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा चाहिए। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा रहेगा, ये सब्सटेंसेस का वो प्रॉपर्टी है उसकी, तो वहां पे करंट कम फ्लो होगा, उसको हम कहेंगे इंसुलेटर्स। बाद में आता है ग्राउंडिंग। तो जनरली हम जो ग्राउंडिंग यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर एक कंडक्टिव मेटल यूज करते हैं, वायर्स यूज करते हैं और उसको अर्थ को कनेक्ट करते हैं, उसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है। तो ये जो कंडक्टिव कनेक्शन है अर्थ को, ये किस लिए चाहिए, तो आपके जो भी इक्विपमेंट्स है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ग्राउंडिंग करना जरूरी है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हाई वोल्टेज या हाई करंट की वजह से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग नेसेसरी। तो जनरली अभी सभी जगह ग्राउंडिंग हम यूज करते हैं। उसके अलावा जो हजार्ड्स है, जैसे ही ये फोटोग्राफ से आपको पता चलता है, तो हजार्ड्स अलग अलग शेप्स में या टाइप्स में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ जगह आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स मिल जाएंगे, कुछ जगह आपको फील होगा और कुछ जगह वहां पे फैटेलिटी भी हो सकती है। तो जो ऐसे चीजें हैं उसको हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कहते हैं, यानी कि जहां पे करंट या वोल्टेज या टाइम ऑफ एक्सपोजर या हाई वोल्टेज लाइंस या कुछ अर्थिंग या ग्राउंडिंग प्रोविजन ठीक तरह से नहीं है, ऐसे जो भी प्रॉब्लम्स होते होंगे, तो ये प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड है, इस चीजों की वजह से अगर कुछ रिजल्ट्स आते हैं तो उनको हम इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे फायर भी यहाँ पे दिखाई देती है या फिर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, लेकिन ये फायर और एक्सप्लोजन का मेन रूट कॉज एनालिसिस इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ये डिपेंड है कंडीशंस पे। या फिर ऐसे जो केसेस है बर्निंग के केसेस है, यहाँ पे फैटेलिटी केसेस है, ये अलग अलग चीजें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स में कवर होती है। तो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे, वो एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन साइट्स में या ओपन एरिया जो इंडस्ट्री के बाहर होता है, मेन प्रोसेस के प्लांट के बाहर भी इलेक्ट्रिक्यूशन या इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स होते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। इसके लिए अभी हम ये दो जो सैंपल है, ये दो वीडियोस हम देखेंगे, उससे आपको जल्दी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स पॉसिबल क्या है। Tagged out isolation breaker had been cross-wired with another breaker. The electrician did not know that the panel he was working on was never de-energized. Let's look at some of the contributing factors that led to this fatality.
Employees should verify the location of all energy isolation points. Employees must check or test electrical panels or electrically powered equipment to ensure they are, in fact, de-energized before working inside them or within the vicinity of exposed electrical circuits. Inform all contractors and subcontractors of the ship's systems and/or modifications to the systems prior to beginning work. A crane operator and 2 riggers were moving structural sections of a crane boom from a storage area to another area of the shipyard. The riggers were positioned at both ends of the structural sections while they were being transported. After the first section was delivered, the men noticed their original route taken to deliver the first section was now blocked by another working crane. Rather than wait for the crane to finish and move out of the way, they decided to take another route to the worksite. As they transported the second section, the 2 riggers focused their attention on keeping the load headed straight down the narrow path. All 3 workers failed to see the overhead power lines. The crane boom contacted these high-voltage power lines. 7,200 volts passed from the power lines through the wire rope into the suspended structural section to the rigger, who was still holding on to the section. The rigger was killed instantly. Let's look at some of the contributing factors that led to this fatality. En route to their work area, the crane traveling with the suspended load struck overhead power lines. A safe route was not established before the crane was moved. A designated person must establish a safe traveling route for cranes. Equipment must not be operated or positioned within 10 feet of an energized power line. The rigger holding onto the load provided an electrical path to ground. Always use non-conductive tag lines to control loads. When practicable, tag lines should be clean and dry. Riggers assigned to assisting the movement of the crane and load must ensure sufficient distance is maintained between the extended boom of the crane and power lines. Ensure riggers are adequately trained to recognize crane hazards. It is recommended that power lines be clearly marked and visible, as well as other overhead hazards. If workplace conditions change, another hazard assessment should be performed to determine whether previously unidentified hazards exist. Although not contributing to the fatality, it is recommended that loads be carried no higher than necessary, normally waist high, to prevent contact with any other obstruction. The tagged-out isolation breaker had been cross-wired with another breaker. The electrician did not know that the panel he was working on was never de-energized. Let's look at some of the contributing factors that led to this fatality.
employees should verify the location of all energy isolation points. Employees must check or test electrical panels or electrically powered equipment to ensure they are, in fact, de-energized before working inside them or within the vicinity of exposed electrical circuits. Inform all contractors and subcontractors of the ship's systems and/or modifications to the systems prior to beginning work. अभी ये दो वीडियो से हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या हो सकता है, और उसमें स्पेशली अगर आप चेक करेंगे तो इलेक्ट्रोक्यूशन ये एक इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स यहाँ पे दिखाई दिया। तो जैसे अगर फैटेलिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी या हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज की वजह से, तो वहां पे उसको इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने जो देखा था वो था क्रेन बूम कॉन्टैक्ट पावर लाइंस। तो जो क्रेन यूज की जाती थी वो पावर लाइंस को टच होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और उसके बाद में फैटेलिटी हुई। और दूसरे जो केस थी वहां पे इलेक्ट्रिक पैनल रिपेयरिंग चल रहा था, लेकिन वो आदमी का जो हाथ है वो मेन बस बार्स को टच हो गया और वहां पे 440 वोल्ट था, इसी वजह से वहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ और उस वजह से वहां पे फैटेलिटी